बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त हर जगह एक ही बात हो रही है कि मईशत की बहाली किस तरह हो सकती है, कर्ज़ों का खात्मा किस तरह हो सकता है और इन कर्ज़ों में गर्दिशी कर्ज़े भी शामिल हैं, जिसके नतीजे में हमारी बिजली सस्ती हो सके, हमारी गैस सस्ती हो सके और हम एक अपने ज़राए आमदन में जो भी इस वक्त हमारे पास हैं हम उनमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन जूँ जूँ दिन गुजरते चले जा रहे हैं, महंगाई पहले से बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी कर चुका हुआ है, डॉलर आगे से आगे छलांगे लगाता हुआ इस तरह जा रहा है कि जैसे महंगाई एक्सप्रेस नॉन स्टॉप आगे बढ़ती चली जा रही हो। ऐसे में जब हर तरह की कोशिशें नाकाम होती हुई नज़र आ रही थी तो आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर हमें नज़र आए। उन्होंने ताजरों के साथ मुलाकातें की, सनतकारों के साथ मुलाकातें की। कराची और लाहौर के ताजरों की बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ होने वाली इन मुलाकातों में मईशत की बहाली के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत सारी बातें की गईं और आर्मी चीफ के एक्शन में आने के साथ ही वो स्टॉक मार्केट जो कि जुमेरात के रोज़ 1276 नेगेटिव गई थी और क्रैश कर गई थी, वो सोमवार के रोज़ एक मरतबा फिर उसने एक जंप लिया और 450-500 पॉइंट्स के साथ आगे दोबारा बढ़ना शुरू हो गई, वो अपनी जगह पर बहाल हुई। आज जब हम बात कर रहे हैं, डॉलर जो है, कल आप फॉरेक्स की जितनी कंपनीज हैं उनका रेट देखिएगा, वो 333 रुपये 50 पैसे शो कर रहे थे। आज वही रेट 324 रुपये पर है, यानी कि 9.5-10 रुपये डॉलर एक दिन में कम हो गया है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि आर्मी चीफ ने जो मुलाकातें की ताजरों और सनतकारों के साथ, उन्होंने वहाँ पर क्या मैसेज दिया। कुछ मैसेज हमने नई बात अखबार में भी आपने देखा होगा, बाकी जगहों पर भी देखा होगा, कुछ मैसेज हमने आप तक कन्वे कर दिया। वो ये था कि आर्मी चीफ ने कहा कि अपने ज़िम्मे, हर बंदे के ज़िम्मे जो भी जायज़ टैक्स बनता है वो टैक्स तो उसको देना पड़ेगा, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये तेरा और मेरा पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है, हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है और खून के आखिरी कतरे तक हम जहाद करेंगे इसको बचाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए। जो बड़ी बातें की गई वो ये थी कि सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, कुवैत से 75 अरब से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी आएगी। आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने जो खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल बनाई है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आते हैं, उसको कामयाब बनाना चाहते हैं। और ये भी देखने में आया कि ज़राअत में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से कॉरपोरेट फार्मिंग का जो काम शुरू किया गया है उस पर वो खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा ऐलान जो अब तक सामने आया वो ये कि नए प्रोग्राम के लिए हम IMF के पास नहीं जाएंगे, इस किस्म का इंदिया भी दिया गया है, क्योंकि इसके नतीजे में हमारे हाथ बन जाते हैं, हम अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। ये भी कहा गया कि पेट्रोल की जो स्मगलिंग होती है और ख़ासतौर पे ईरानी पेट्रोल आता है और उसके नतीजे में हमारा अपना पेट्रोल, हमारी मार्केट सब ख़राब होती है, ये स्मगलिंग जो है हर तरह से रोकी जाएगी और इस हवाले से भी खुसूसी तौर पर एतमाद में लिया गया। करप्शन पर, टैक्स की अदायगी पर, इन तमाम मामलात पर बड़ी भरपूर किस्म की गुफ्तगू हुई और ये भी बताया गया कि यूएई जो है 10 अरब डॉलर फ्राहम करने पर रजामंद हो गया है और वो फ्राहम करेगा, जिसके नतीजे में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। सऊदी अरब भी हमारी मदद करेगा और हमें जो अरबों डॉलर मिलेंगे उनकी वापसी रुपए की सूरत में भी हो सकेगी। ये इतने बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऐलानात हैं कि यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ इतनी तेज़ी के साथ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा, ये मुलाकात कैसी थी और इसमें हमारे ताजरों सनतकारों के मुतालबात क्या थे, आखिर में इत्तफाक़ राय क्या था, ये एक बड़ी एक स्टोरी है जो आने वाले दिनों के हवाले से हमारे लिए बहुत अहम है, हमारी मईशत के हवाले से, हमारे मुस्तकबिल के हवाले से। इस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ यहाँ पर हमारे दोस्त मौजूद हैं, लाहौर के मुमताज़ सनतकार हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से एक आइकॉन की हैसियत रखते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के प्रेसिडेंट हैं जनाब काशिफ अनवर। काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। ये हर जगह पे इस वक्त डिस्कस हो रहा है, ये मुलाकात जो आपकी हुई थी इसमें कराची का अलहदा, लाहौर के लोग, हमारे दोस्त काफ़ी सारे इसमें मौजूद थे और बड़ी अहमियत की हामिल समझी जा रही है। इसके हवाले से क्या सराहियाँ भी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं, मैं उस पर भी बात करूँगा, डॉलर की कीमत पर भी बात करूँगा। मलिक बोस्तान जो कि चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ा सा आपसे
काशी साहब, ये मुलाकात कैसी थी, क्या हुआ? देखें, बहुत खूबसूरत मुलाकात थी, क्योंकि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात करना, मैं समझता हूँ हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात की जाए। और जो उसमें सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि बिज़नेस कम्युनिटी के जितने भी लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने अपने तमाम इश्यूज़ को उनके साथ डिस्कस किया। और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने हर इशू को तब तक सुना जब तक किसी की मर्ज़ी थी उस अपनी बात को कंटिन्यू करने की। किसी की बात को टोका नहीं गया, रोका नहीं गया, जो जितनी बात करना चाह रहा था उसने की। और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ख़ुद पॉइंट्स नोट कर रहे थे, ये सबसे बड़ी बात है। और हमने वो तमाम कंसर्न्स, इश्यूज़ जो बिज़नेस कम्युनिटी, इकॉनमी को हर्ट कर रहे हैं, हमने वो डिस्कस किए। अगर आप मुझसे ये कहें कि कोई ऐसा इशू आप समझते हो जो वहाँ डिस्कस नहीं हुआ, नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है इकॉनमी से रिलेटेड जो वहाँ डिस्कस नहीं हुआ। और यानी कि हर चीज़ वहाँ पर डिस्कस की गई, हत्ता के स्मगलिंग भी डिस्कस हुई, ये भी डिस्कस हुआ कि बॉर्डर से स्मगलिंग होती है, ये भी डिस्कस हुआ कि ईरान, अफ़गानिस्तान, इन तमाम से स्मगलिंग हो रही है, उसको भी वहाँ डिस्कस किया गया। लॉकर्स की भी बात हुई, डॉलर्स की भी बात हुई, यहाँ तक बात हुई कि लोगों के जो लॉकर्स हैं उन्हें चेक किया जाए उसमें डॉलर्स कितने पड़े हैं। ये भी बात हुई कि एक आम आदमी को डॉलर्स लेने की क्या ज़रूरत है, अगर किसी ने फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी करनी है तो उसको जितने चाहिए वो बैंक से ले, कोई और बैंक के अलावा कोई और ऐसा सोर्स नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर वो डॉलर्स ले सके। और जो सबसे खूबसूरत बात थी कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों में बात कर रहे थे। कुरान की आयत पढ़ रहे थे, कुरान की आयत के तर्जमे के साथ बात कर रहे थे, रेफरेंसेस के साथ बात कर रहे थे कि इट वाज वंडरफुल। मुराद है कि कोई ऐसा डर खौफ नहीं था वहाँ पर किसी को भी अपने मुद्दे को बयान करने का। अच्छा, आपके साथ कौन कौन लोग थे वहाँ पर? वहाँ पर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी थे और भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे वहाँ पर, और दूसरे शहरों से भी लोग आए हुए थे, और कोई 60-70 के करीब लोग थे, मिनिस्टर्स थे। डॉलर का इशू जो है काशिफ अनवर साहब, इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम है। डॉलर जैसे कि 333 रुपये 50 पैसे तक पहुँचा, फिर 5 जगहों पे 5 तो इससे भी ज़्यादा रेट की बात करते रहे, आज उसकी वापसी हुई। डॉलर के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या डिस्कस हुआ, क्या होना चाहिए, एतराज़ात क्या थे, हल क्या उनका? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने उनसे डिस्कस क्या किया। अच्छा। जब मुझे फ्लोर मिला तो मैंने सबसे पहले उनसे बात ये की कि इंटर बैंक मार्केट का और आपकी ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का बहुत फ़र्क है। जब तक इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारे मुल्क के अंदर रिज़र्व्स भी नहीं बढ़ेंगे और हमारे मुल्क के अंदर स्टेट बैंक में पैसे कोई नहीं भेजेगा। दूसरी बात मैंने उनसे, ज़ाहिर है जिसको डॉलर के 15-20 रुपए 25-30 रुपए भी ऊपर मिल रहे हैं वो कहता है कि मैं फिर हुंडी का रास्ता इस्तेमाल कर लूं, या ओपन कोई तरीका जो है कोई प्राइवेट। स्टेट बैंक में वो पैसे नहीं आएंगे, वो पैसे आपके ऑफिशियल चैनल से नहीं आएंगे, अनऑफिशियल चैनल से आएंगे। दूसरी बात मैंने कहा जी कि आपके साथ जो हमारी इंटरेक्शन हुई है, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ये इंटरेक्शन बार बार होनी चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उनके साथ की कि ग्रे इकॉनमी, क्योंकि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपने खिताब में ये खुद कहा था कि 2 से 3 गुना हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से ज़्यादा है। तो मैंने कहा जी जैसा आपने कहा है कि 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो उस इकॉनमी को, ग्रे इकॉनमी को, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के साथ आना चाहिए, और वो अपना ताकि ड्यू रोल प्ले करे, और तब तक वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। एक और बात जो कि टैक्स बेस, और मैंने कहा जी टैक्स बेस भी तभी बढ़ेगा। जो एक और बात की जिस पे मुझ पे एतराज़ भी आ रहा है, मैंने कहा जी कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए। मैं कहा जी आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी को साइन करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी को साइन करने के बाद इलेक्शंस की तरफ जाएं, ताकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें रोड मैप दें कि उन्होंने पाकिस्तान को आगे 15 से 20 साल में कैसे चलाना है। मैं कहा जब तक चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन नहीं होगा तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और फिर मैंने कहा जी कि इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न चल रहा है वो बिजली का चल रहा है, और आवाम उससे बहुत परेशान है। मैंने कहा जी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ कि इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स के रेट्स में कमी कर दी जाए, या टैक्सेस जो आपने अभी बिजली के बिलों के साथ लेने हैं उनको आगे सर्दियों में ले जाएं,
ताकि आवाम को फ़ौरन रिलीफ मिले और जो आवाम सड़कों पे आई है उसको हम बेहतर एग्जाम कर सकें। आपने बात की कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वैसे तो एक मजबूरी तौर पर जब हम कैसा मुल्क के दिफा की बात करते हैं, मुल्क की सालमियत की बात करते हैं, हम अपने एटमी प्रोग्राम की बात करते हैं, मसला कश्मीर की बात करते हैं, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा एक इत्तफाक राय होना चाहिए। लेकिन जब आपने ये कहा कि जी पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, तो आर्मी चीफ का क्या रद्द अमल था? मुस्कुराहट थी चेहरे पे। अच्छा, कोई जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिया। नोट वो ज़रूर कर रहे थे। अच्छा। लेकिन मुस्कुराहट थी। और देखें, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। मैं नजम भाई देखें, इस वक्त 25% के इंटरेस्ट रेट पे कौन बैंक से पैसे लेगा? सही है। 22% सेल्स टैक्स पे कौन काम करेगा? 35 से 40% इन्फ्लेशन रेट पे कौन काम करेगा? 200-300 टाइम्स जो आपका डिवेल्यूएशन हो गया उस पर कौन काम करेगा? एलसीज आपके बैंक्स नहीं खोल रहे, आपके पोर्ट्स पे कंसाइनमेंट्स खड़ी हैं, क्लियर नहीं हो रही, डिवेल्यूएशन आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो देखें, आपका 8 से 9 लाख बंदा मुल्क छोड़ के चला गया है। लोगों ने फैक्ट्रियां बंद करनी शुरू कर दी हैं, लोगों ने अपनी मशीनरीज बंद कर दी हैं। तो इस वक्त मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे इस वक्त इकॉनमी चाहिए, मुझे लोगों को रोज़गार देना है, मुझे अपने सिस्टम्स को चलाना है। और जब देखें, जब आप अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बंद करेंगे तो आपकी चीज़ें तो और महंगी हो जाएंगी। इस वक्त जो बिजली के रेट्स हो गए हैं, जो गैस के रेट्स हो गए हैं, उस पर तो फिजिबल ही नहीं है अपनी इंडस्ट्री को चलाना। हम कहते हैं हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे? हम तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, तो फिर स्मगलिंग बढ़ेगी ना। जब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो स्मगलिंग को कम करेगी। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इकोनॉमी के पहिए को चला लें। और डिवेल्यूएशन, मैं समझता हूँ द मदर ऑफ ऑल जो रूट कॉज है तमाम इवल्स की, वो डिवेल्यूएशन है। अपनी करेंसी को सबसे बड़ा मसला जो है डॉलर का ही चल रहा है। देखें, ट्रिपल सेंचुरी जब उसकी हुई और फिर वो आगे ही बढ़ता चला गया और वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा था कि ये मुलाकातें हुई आर्मी चीफ की और उसके बाद 10 रुपए की वापसी हुई। ये वापसी किस तरह हुई है, कितनी हुई है, इस पर मैं आपकी तरफ कैसे दोबारा भी आऊँगा। मलिक बोस्तान जो कि बहुत ही मारूफ और जानी मानी शख्सियत है डॉलर्स के हवाले से और इसकी प्रेडिक्शंस के हवाले से, इसके कारोबार के हवाले से। अब चेयरमैन है एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, ये डॉलर जो है आगे बढ़ता जा रहा है 333 रुपये 50 पैसे कल था, आज 9.5 रुपए की वापसी हुई। ये क्या इसका, ये जो वापसी हुई है सबसे पहले, इससे पहले ये बताइएगा, ये आगे चलेगा सिलसिला वापसी का? चला धक्का लगाओ दिया, चलेगा, जरूर चलेगा। इसमें मैं समझता हूँ चीफ फातिमा मुनीर साहब का बड़ा रोल है। उनसे 2-3 पहले मैंने अपील की थी कि उन्होंने बताया था कि इस वक्त तमाम एक्सचेंजों के बाहर जो है ब्लैक मार्केट वाले अपने कर्जे लेके खड़े हो जाते हैं और जो भी हमारे काउंटर पे लोग आ रहे होते हैं उन्हें वहां रास्ते में घेर के अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं, उन्हें हमसे ज्यादा रेट ऑफर करते हैं। उन्होंने हमारी सप्लाई लाइन कट कर दी है, जिसकी वजह से 90% बिजनेस वो उन्होंने रास्ते से हड़प कर लिया, और जिसकी वजह से इंटर बैंक और प्री मार्केट का आप देखें 1 महीने पहले सिर्फ 3 से 6 रुपए का फर्क था, जो बढ़ के 30 रुपए पे चला गया। तो हमने कहा अगर इस तरह रुपए को बेयारो मददगार छोड़ा गया, उनको रहम करो पे छोड़ दिया मार्केट को, तो ये तबाह कर देंगे। रुपया जो हमारा किसी काम का नहीं रहेगा, और ये उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, उनको पकड़ा जाए और सख्त इनको एक्शन लिया जाए। तो इसमें मैं उन्होंने फौरी एक्शन लिया और जो मीटिंग में उन्होंने बताया कि हम स्मगलर और माफी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और कल से जो है ये एक्शन शुरू हो गया था। जो भी खुफिया कार थे सादा कपड़ों में घूमे, उन्होंने रखी की, उन लोगों को पकड़ा। आज उनकी जब वो अंडरग्राउंड हो गए, जो भाग गए, तो सप्लाई हमारी बहाल हुई और लोग काउंटरों पे आने शुरू हुए। आज हमारा डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं था, बेचने वाले आ रहे थे, रियाल दिनों हर करेंसी आ रही थी, जिसका नतीजा ये निकला डॉलर का रेट 10 रुपए गिर गया और आखिर तक कोई खरीदार नहीं था, और हमें लगता है कल और भी गिरेगा। और हमारा जो टारगेट है वो यही है कि इंटर बैंक और प्री मार्केट का फर्क जो है वो 1 से 2% पे पहला हमारा टारगेट ये है। और इसमें अगर हमारी सप्लाई ज्यादा बहाल होती है तो इंशाल्लाह हम इंटर बैंक से भी इसको नीचे ले जाएंगे, फिर इंटर बैंक को भी नीचे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि हमका मुतालबा ये है कि आप मार्केट्स को और इंटर बैंक को सिर्फ 100% पे रखें। तो मैं ये समझता हूँ ये जो है ये चीजें बड़ी परमानेंट बेस पे होनी चाहिए, और इसमें पॉलिसी भी बदली होनी चाहिए। जैसे अभी बिल्कुल सही फरमा रहे थे, एक्सपोर्ट, वैल्यू एडेड, एग्रीकल्चर, IT, ये सारी चीजें हम करेंगे तो हम इस भंवर से निकल सकेंगे, इस दलदल से। अभी हमारी 1% हमारा नसूल बने, हमारे इम्पोर्टर ने जब से ड्यूटी 400-600% की है,
वो तो हर महीने 1.5 से 2 अरब डॉलर का माल अफगान ट्रांसनेट के नाम से मंगाते हैं, वहाँ की ड्यूटी फ्री है। पाकिस्तान में ड्यूटियों पे 405% ड्यूटी है। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? हमारे ये वर्कर एविडेंस भी 1 अरब डॉलर महीना कम हो गए, एक्सचेंज के महीने के भी $500 मिलियन हर महीने कम हो गए। अच्छा तो इसको अच्छा, हमने मलिक साहब, इस वक्त जो डॉलर है कहाँ पर जो पड़ा हुआ है? लोग कह रहे हैं लोगों के लॉकर्स में पड़ा हुआ है, लोगों के पास पड़ा हुआ है, ये अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, ये क्या पोजीशन है सारी? जिस अफगान स्मगलिंग तो हमारी पॉलिसी की वजह से हो रहा है ना। देखो, हमने उनसे कोयला 2 अरब डॉलर का सालाना हम जो कोयला लेते हैं, वो हमने मुआहदा तो पाकिस्तानी रुपए में की था, लेकिन वो हमारे ने एक्सेप्ट करते, वो कहते हमें डॉलर दें या फिर माल के बदले कोई माल दें। अच्छा, तो हमें माल के बदले माल देने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं, अपने खाने का कुछ नहीं, उनको हमने क्या देना? अगर हम डॉलर देते हैं ब्लैक मार्केट से, हमारे इम्पोर्टर खरीद कर उनको डॉलर देते हैं, या वाला मार्केट से लेकर दिरहम देते हैं, तो सेटल करके ये 2 अरब डॉलर हमारे हर साल ले जाते हैं। इसी तरह जो है अफगान ट्रांसनेट है, वो तो हमारे अपने इम्पोर्टर कर रहे हैं, ये इसमें इन्वॉल्व है। ये जो है हर महीने 1 अरब से 1.5 अरब डॉलर ले जाते हैं। तो हमारी ये सारी चीजें पॉलिसी चेंज करें, 600-400% ड्यूटी का तुक नहीं बनता। हमारी ड्यूटी भी कम हो गई और हमारा डॉलर भी चला गया, रुपया भी डिवैल्यू हो गया। इससे बेहतर है कि ड्यूटी कम करें ताकि लोग ऑफिशियल चैनल से अपने इम्पोर्ट करें, बजाय अफगानिस्तान भेज के फिर इतने लोगों को रास्ते में बांटती जाए और वैल्यू जो वही रह जाती है। तो इसको हमें पॉलिसियों को चेंज करने की जरूरत है इस वक्त। जो आप कह रहे थे कि ब्लैक का काम करते हैं सारे के सारा, वो आपके पहले ही कस्टमर्स को पहले ही घेर कर ले जाते थे, उन पर ऑपरेशन शुरू हो गया है, ये आपका पक्का है? बिल्कुल, आज शुरू हो गया। आज बिल्कुल जो है जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग सिविल गवर्नमेंट में आए हुए थे और पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच के लोग थे वो आए हुए थे, वो घूम रहे थे, और उसकी वजह से हमारी जो है अल्लाह का शुक्र है सप्लाई बहा गई, लोग हमारे काउंटर पे आए, डॉलर का रेट घर किसी को मिल भी रहा था। तो ये बड़ी इसको मैं कहता हूँ मुस्तकिल बुनियादों पे टास्क हो रहनी चाहिए, और इनको मतलब जड़ से उखेड़ दे ताकि अंदर किसी को जरूरत ना हो कि पाकिस्तानी रुपए को। मतलब एक बात बताइएगा, जब मिफ्ता इस्माइल थे वो कहते थे मैं डॉलर को कंट्रोल करूंगा, फिर इसाक डार आए वो कहते थे मैं डॉलर को कंट्रोल कर लूंगा, अब शमशाद अख्तर साहब वो बड़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन ये सारे लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? ये बढ़ता क्यों चला गया? देखो, मैंने पहले अर्ज किया है, पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे फिर कंट्रोल में वक्ती तौर पे होगा, फिर ये यू टर्न मार देगा। तो पॉलिसी हमारी ये है, कम जब एक चीज पे ड्यूटी 400 से 6% को तुक नहीं बनता ना इतनी हैवी लगाने का मकसद तो ये था कि लोग लग्जरी चीजें ना खरीदें, मेड इन पाकिस्तान। लेकिन हमारे लोग तो इतना इनको चस्का पड़ा है, पाकिस्तानी चीजें खरीदते नहीं, अपनी तोहिन समझते हैं उसमें हाथ रखने। जितने सुपर स्टोर है वो लग्जरी आइटम से भरे पड़े हैं, और वो लग्जरी का हमने रस्ता रोक दिया फीचर, वो अब स्मगलिंग हो गया आता है। स्मगलिंग उसके ईरान है या अफगानिस्तान है, वहां से ड्यूटी फ्री है इन चीजों पे, पहले ये वहां बेचते हैं, वहां से फिर वापस ले जाते हैं। इसको बजाय इसके 400 ड्यूटी 100% ड्यूटी कर दे भाई, आपको ड्यूटी भी मिलेगी, हमारा ऑफिशियल चैनल भी प्रमोट हो जाएगा, और लोग जो है बजाय स्मगलिंग कर अफगानिस्तान ले जाए फिर वापस लेके आए। तो ये चीजें हमारी पॉलिसी नहीं तोड़ेंगे फिर तो वक्ती तौर पे जितने भी छापे मारे। अच्छा, मतलब एक ऑपरेशन शुरू हो गया, आप कह रहे हैं कल मजीद कम हो सकता है, और अभी जाहिर है चाहे अगर ये इकदाम जारी रहते हैं तो इसके मुस्बत इकदाम, इसके नताइज भी सामने आ जाएंगे। मलिक साहब, ये बताइएगा आपके ख्याल में डॉलर कितना नीचे आ सकता है, या उसका ओरिजिनल सही रेट होना क्या चाहिए? वो इसका सही रेट तो इस वक्त हम नीचे नहीं जाते, इंटरबैंक में भी हो जाए तो बड़ी बात है, और इंटरबैंक मैं नहीं समझता कि 300 से नीचे जाएगी। जिस तरह की डिमांड क्रिएट कर दी गई है, उसमें तमाम कंटेनर जो खड़े हैं उनकी पेमेंट अलाउ कर दी है, जितने फॉरेन इन्वेस्टर थे उनको पैसे ले जाने की इजाजत दे दी गई है, जितनी एयरलाइन थी उनके पैसे देने की इजाजत दी है, जितने लग्जरी आइटम 2 साल से लाइन पे में लगे उन सबको इजाजत दे दी अपनी स्वादियत पे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो बात है, बिजनेस कौंसिल भी ये बयान आपने पढ़ा भी होगा, बल्कि खबरों में बोला भी होगा कि 9,000 अरब पाकिस्तानियों को पैसा बैंकों से बाहर पड़ा है, जो कि ब्लैक इकानमी है, वो सट्टेबाज हैं सारे, और पाकिस्तान की इकानमी को उन्होंने कभी वो डॉलर खरीदना शुरू कर दे, कभी सोना खरीद देते हैं, कभी शुगर खरीदना शुरू कर दे। शुगर देखो ना, अब 33 लाख टन आपके पास पड़ी है, और लेकिन आपका भी शार्ट है, और लोगों 200 से भी रेट ऊपर चला गया, बल्कि वहाँ कोयटा में और वहाँ पिशावर में इसका रेट इससे भी ज्यादा है, 220 तक चला गया। तो उसकी तो कोई उसकी कमी की वजह यही है कि सट्टेबाजी हो रही है, और वो हर उस चीज पे सट्टेबाजी करते हैं जो जरूरत है जिंदगी है, जिसके बगैर कोई रह नहीं सकता। और अच्छा, आखिर में मलिक साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा, मजीद क्या स्टेप्स हों कि डॉलर जो है कंट्रोल में रहे? आप क्या इकदाम तजवीज़ करते हैं? जिसका एक ही इंडिया और चाइना की तरह में पूरी इकानमी को डिजिटलाइज करना है,
बड़े नोट हमने 50-5,000 के खत्म करने हैं और लोगों को टाइम दिया जाए, जितने भी टाइम पीरियड है उसमें जितने भी अपने नोट बैंकों में जमा कराएं और उसके बाद निकालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, सबको डिजिटलाइज कर दें और वॉलेट पे ले आए। और जितने लोग, चलो ठीक है, कुछ लोग हमारी तो 70% जो है कैश ट्रांजेक्शन होती है दुनिया में, सिर्फ 20 से 25% है। और हम जो है इसको कैश सर्कुलेशन को खत्म करना होगा, और ये नॉन फाइलर वाला बिल्कुल खत्म करके फाइलर बनाए लोगों को। नॉन फाइलर में लालच में ये नहीं करें, उससे ये पूरी ब्लैक इकॉनमी वजूद में आ चुकी है और पूरी इकॉनमी को यरगमाल बनाया हुआ है। ये टोटली इसमें बैन लगा दें, जितनों को टाइम दे दें इसके तक जितने अपने आप फाइलर बनाए, वरना जो भी है ये पैसा फिर आपको बैंकों में आएगा, वापस नहीं होगा। जब डिमेंटलाइज हो जाएगा तो फिर जाहिर है इनके पैसे घरों में ही रह जाएंगे, फिर इनको पता यार सबक आएगा पाकिस्तान की मैशत खेलने का क्या सजा मिलती है। अच्छा, एक तजवीज़ ये भी है कि आप लोग जो मनी एक्सचेंज वाले हैं, इनके थ्रू डॉलर की एक्सचेंज होनी ही नहीं चाहिए, बैंकों के थ्रू ही होनी चाहिए। देखो ये पिछले 4 साल से चल रहा है, जब भी कोई इस तरह का डॉलर का रेट खिलाफ तो बढ़ते हैं, और बढ़ाने वाले माफिया अलग है, वो सारा नजरा एक्सचेंज कंपनी पे गिरता है। और हमने तो बल्कि रियल स्टेट बैंक हुकूमत को आएगा, हम मुल्क की खातर हमारे फौजी भाई जाने कुर्बान का मुल्क की खातर अपना कारोबार कुर्बान करने के लिए तैयार है। बैंक हमसे ये सारा सिस्टम खरीद ले जो हमने इन्वेस्टमेंट की है और चला के दिखा दे, अगर उनसे नहीं चला तो हमें वापस कर दे, ताकि लोगों को ये शक भी दूर हो जाएगा एक्सचेंज कंपनी कितनी बड़ी सहूलत दे रही है। और उनके बाद बैंक उनके साथ क्या हाल करेंगे वो नहीं जानते हैं। यही 1993 से पहले यही बैंक थे, सिर्फ 2 अरब डॉलर की वर्कर की डेस्क आती थी और लोगों को फॉरेन एक्सचेंज मिलते ही नहीं था और सारे का सारा ब्लैक मार्केट में चला जाता था। अब जो 20 अरब डॉलर के वर्कर है वैसे भी हाथ हो बैठेंगे और 6 अरब जो वर्कर पाकिस्तानी एक्सचेंज कंपनियां लेकर आ रही है, इनका जब तक इनका उस वक्त तक इनको चैन नहीं आएगा जब तक ये सप्लाई खत्म नहीं कर देंगे। हाँ, ये मसाइल बढ़ जाएंगे इससे। सही मसाइल पड़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज सारा ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट और ब्लैक मार्केट में चला जाएगा। वो ये क्या कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी तो मुसलमान है, हम रेट का मुकाबला भी करते हैं, मुकाबला भी करते हैं, सहूलतें भी देते हैं। 6 अरब डॉलर सालाना लेके आते हैं रिकॉर्ड, अभी तक एक्सचेंज की 30 अरब डॉलर इंटर बैंक में सरेंडर किया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मलक बोस्तान हमारे साथ मौजूद थे और डॉलर की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। काशिफ अनवर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर दोबारा इकॉनमी की सूरत हाल पर और जो इनकलाबी इकदाम हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, जो कुछ होने जा रहा है उस पर काशिफ साहब का इनपुट किया। एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो वो दे चुके हुए हैं अब तक के। इन्होंने लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट की हैसियत से मुलाकात की और वहाँ पर कहा कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें पहले मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है, चार्टर ऑफ इकॉनमी तमाम पॉलिटिकल पार्टी साइन करें, उसके बाद इलेक्शन हो। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं मुल्क की इकॉनमी के हवाले से और उसकी बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से। बहुत ही अहम मुलाकात आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की, और जिसमें वज़ीर आला पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर जो लोग इनवाइटेड थे वो आप कह सकते हैं कि हमारी एक बिज़नेस कम्युनिटी के और हमारी इकॉनमी के हवाले से बहुत ही अहम तरीन शख्सियात थी। उन्हीं में अहम तरीन शख्सियत काशिफ अनवर, जो कि प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और आप वहाँ पर जब काशिफ सारी गुफ्तगू हो रही थी, मुख्तलिफ़ क्राइसिस की बात हो रही थी, बहरानों की बात हो रही थी, कौन कौन से बहरान थे जो आर्मी चीफ की नज़र में अहम थे जिन पर उन्होंने बात की? जी, मुख्तलिफ बहरानों पे बात हुई, जिस पे इकनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, आपका लीगल क्राइसिस, जुडिशरी का क्राइसिस, फिर सोशल क्राइसिस, इन तमाम क्राइसिस पे बात हुई। कि और मैं ये समझता हूँ कि एक तो वो इकॉनमी हमसे बेहतर समझते हैं और अच्छा। जी, हमसे बेहतर समझते हैं और वो कहते हैं मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास तमाम लिस्ट्स हैं, टास्क फोर्स जो हैं वो बनी हुई हैं, काम कर रही हैं और वो बहुत जल्दी उनके जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हो जाएगी। और जो मेरी परसेप्शन है, उन्हें ये भी वो समझते हैं कि जो जंग है वो बॉर्डर की नहीं है, वो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर है और हमें इकनॉमिकली अपना स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम किसी महाज पे भी अपने मुल्क को नहीं बेहतर कर सकेंगे। उन्होंने स्मगलिंग की भी, जी मैं स्मगलिंग पे भी आता हूँ। मुख्तलिफ जब क्राइसिस आप बात कर रहे हैं और उन पे बात भी हुई, ये लीगल या जुडिशरी का क्राइसिस क्या समझ आया?
देखिए मैं हर एक चैनल पे यही बात कर रहा हूँ, हमारी कुछ 3.5 से 3.5 घंटे मुलाकात हुई, बात हुई और बहुत सी बातें हुई, तफसील से हुई। मैं अगर पर्टिकुलर आपको एक रेफरेंस दे दूँ कि हाँ उन्होंने ये जुमला कहा, तो ये कुछ गैर मुनासिब सी बात होगी। उसका सियाक़ो सबाक़ भी देखना होगा कि आगे क्या है, पीछे क्या है। उनके कंसर्न्स थे, बहुत सी चीज़ों पे कंसर्न्स थे। उन्होंने ये भी कहा, हत्ता कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने शायद रिटेलर्स का नाम भी लिया कि रिटेलर्स को भी अपना ड्यू टैक्स देना होगा। इस हद तक उन्होंने, देखें रिटेलर बहुत नीचे जाके आता है, उन्होंने इंडस्ट्री का या एलएस नहीं कहा कि एसएमईज़ का नहीं कहा, उन्होंने किसी और का नहीं कहा, रिटेलर्स का कहा। उनके इल्म में होगा, उनकी नोटिस में होगा कि शायद रिटेलर्स टैक्स पूरा नहीं देते या कम देते हैं, उन्होंने नाम लिया। यानी कि हर माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे जाकर माइक्रो एंड मैक्रो इशू पे उन्होंने डिस्कशन की। तो इसी पे मैंने कहा कि वो, और जब हम वहाँ एंटर हुए तो हमारा परसेप्शन ये था, द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन विच वी गॉट, कि शायद SIFC के ऊपर बात होगी, क्योंकि SIFC के ब्रोशर्स पर जैसे एक फॉर्मल सी मीटिंग होती है जिसमें ब्रीफिंग दी जाती है और कहा जाता है हाँ जी आए इकॉनमी आप आए, सरमायाकारी लेकर आए, और इसके रस्मी, लेकिन वो रस्मी बातें नहीं थी, वहाँ पर बातें नहीं थी, बल्कि SIFC की बात सबसे आखिर में वो हुई। बीच में उन्होंने बताया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कि हमें नहीं अच्छा लगता जब हम दूसरे हेड ऑफ द स्टेट्स के पास जाते हैं और जाकर उनसे असिस्टेंस मांगते हैं, 1-2 बिलियन डॉलर मांगते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि SIFC के तहत उन्होंने ही अप्रिशिएटेड शहबाज शरीफ साहब के, अच्छा, यस ही अप्रिशिएटेड शहबाज शरीफ साहब के वो जब हुआ, उन्होंने उसकी नोक पलक ठीक की और उसको लीगली सारे कवर दिए हैं SIFC को, ताकि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। और उन्होंने कहा कि इस तरह उनकी मोहम्मद बिन सलमान से भी बात हुई है, UAE के भी हेड से बात हुई है, दे हैव एग्रीड कि वो 25-25 बिलियन डॉलर्स इस मुल्क के अंदर करेंगे। और शायद जैसे पाकिस्तान और सऊदीया कोई बॉन्ड्स बन जाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स बनेंगी, और भी इसके अलावा भी और भी वो डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी। 2 और इस्लामी ममालिक, शायद बहरीन या कुवैत के नाम लिए, उनसे भी बात चल रही है, और कि 100 बिलियन डॉलर्स हमारे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह आ रहे हैं। जब मैंने ये बात की कि टैक्स बेस की ग्रे और वाइट इकॉनमी की, तो मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने कहा कि इस तरह हम IMF की वजह से इतने हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम कोई भी ऐसा इंसेंटिव नहीं दे सकते या हम कोई भी ऐसा नई फैसिलिटेशन कर सकते हैं। ये बात जो की जा रही है, ये बात जो उनसे मंसूब की जा रही है कि हम IMF के अगले नए प्रोग्राम के लिए नहीं जाएंगे, तो वो शायद इसी कॉन्टेस्ट, इसी पैराए की तशरीह हो सकती है कि 100 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे हाथ बंदे होते हैं IMF की वजह से, ये बात उन्होंने कही, तो उसके बाद हम अपने फैसले खुद कर सकेंगे। देखिए, जब आपके मुल्क के अंदर 100 बिलियन डॉलर्स, मैं कहता हूँ अगर अभी भी आपके मुल्क के अंदर 10 से 15 बिलियन डॉलर आपके पास आ जाए आपकी ट्रेजरिंग में, तो हमारा रुपये एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी पोजीशन ही फ़र्क हो जाएगी। तो जब आपके मुल्क के अंदर 100 बिलियन डॉलर्स, ठीक है ये 4 से 5 साल के अंदर आना है, लेकिन जब आपके फॉरेनर का इंटरेस्ट आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए डेवलप होगा, तो यहाँ रोज़गार भी होगा, नौकरियाँ भी होंगी, आपकी इंडस्ट्री भी चलेगी। SME भी डिस्कस हुई कि भाई अगर आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके साथ साथ आपकी SMEs भी चलेगी, आपकी तो लोकल इंडस्ट्री चलेगी। जो लोग आपका मुल्क छोड़ के पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, वो फिर छोड़ के नहीं जाएंगे, उन्हें अच्छा, यही नौकरियां मिलेंगी। और ये एक से ज़्यादा दफ़ा हमने पहले भी आपसे पूछा और आपने बताया, उन्होंने कहा कि हर किसी को अपना ड्यू टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि रिटेलर्स तक की उन्होंने बात की, इसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि निचली सतह पे अभी टैक्स देने के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मौजूद नहीं है। तो ये तो आप लोगों के लिए तो बड़ी तकलीफ बात हो जाएगी। सनतकार, ताजर भागता है टैक्स देने से, देता ही नहीं है। देखिए, मेरे लिए तो शायद नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो हमेशा इस हर चैनल पे बैठ के हर प्रोग्राम में ये कहा है कि हर एक नहीं, आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना असल में। नहीं, देखें आज भी तनख्वाहदार सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, काश साहब आपकी कम्युनिटी नहीं देती। देखें, टैक्स देना चाहिए, हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है। और मैं एक और बात कहता हूँ, हमारा मुल्क इस लहज पे अब पहुँच गया कि अगर हम अपना ड्यू रोल नहीं अदा करेंगे तो फिर इस मुल्क को हम नहीं बचा सकेंगे। और मैं समझता हूँ
कि जो मैंने एक उम्मीद की नई किरण देखी है। मैंने उनकी बातों में उस दर्द को महसूस किया है जो मैंने किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर की बातों में दर्द को महसूस नहीं किया। वो अपनी बातों में जैसे आपकी किसी चीज़ को नुकसान पहुंच रहा हो तो आपको तकलीफ़ होती है, मैंने वो तकलीफ़ महसूस की है उनकी बातों में, उस गुस्से को महसूस किया है उस बातों में कि ये नहीं होना चाहिए था। मेरे मुल्क के साथ जो ये हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ जो ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, इस लहज पे हमारे मुल्क को नहीं पहुंचना चाहिए था। तो जब मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर इतना दर्द और इतनी अगर दी है तो इस मुल्क को बचाने के लिए हमें कोशिश हर वक्त हर हाल में करनी चाहिए। और अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो देखें हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाएगा। फिर जो एक और बहुत मज़ेदार बात हुई, वहाँ पर किसी ने सवाल ये किया कि आपने इसमें मिनरल्स, माइनिंग, फिशरीज, आईटी इसकी बात की है तो आपने इसमें रियल स्टेट को क्यों नहीं डाला? अच्छा, ये SIFC की जो जी SIFC की बात, उन्होंने कहा मैंने जानबूझ के नहीं डलवाया, आप लोगों ने फिर कहना था ये DHA के लिए किया है सारा कुछ। अच्छा, तो देखिए यहाँ बताने का मकसद ये है कि इतना यानी कि आप वो कह रहे हैं कि कोई इदारे का मफाद या जाती मफाद आपको नजर नहीं आया? नहीं आया, रिलैक्स्ड, वही एक तो रिलैक्स था सवाल जवाब, दूसरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए दर्द था, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए दर्द था। और ये बात नहीं थी, उनकी बातों में एडवांसमेंट भी थी, उनकी बातों में वो इस्लामाइजेशन भी थी। मैंने जैसे बताया कि वो कुरान की आयतें भी पढ़ रहे थे, उसका तर्जमा भी बता रहे थे, रेफरेंसेस भी दे रहे थे, और वो वहाँ पर बहुत डिफरेंट सा वहाँ पर माहौल था। लेकिन ये बात बहुत काबिल ज़िक्र है कि हमने हर बंदे ने वहाँ पर बात की, पूरी की, हत्ता कि फिर उन्होंने टर्फ की भी बात की कि बिज़नेस कम्युनिटी ने टर्फ के पैसे लिए हुए हैं बहुत कम रेट्स के ऊपर, ये भी बात हुई। IPPs की भी बात हुई, SOEs की भी बात हुई कि यहाँ ये बात भी हुई कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है जब वो लगी थी तो वो उसने 1 लाख मेट्रिक टन की प्रोडक्शन करनी थी। आज अगर वो चल रही होती तो 3 लाख मेट्रिक टन की प्रोडक्शन हो रही होती, लेकिन वो बंद है। बाकी SOEs की भी बात हुई कि इन्हें प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी आप प्रपोजल दे सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी। नहीं, वहाँ पे आपको क्या लगा कि हम अपने ये जो स्टील मिल्स हैं या PIA है या रेलवे है या इस तरह के दीगर इदारे हैं, सोच नज़र आ रही है कि उसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे? देखें, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वहाँ पर ये बात हुई कि वो सियासी वहाँ पर भर्तियाँ की गई। तो देखें, जब आप अपने ऐसे मामलात को चलाने के लिए आप जब करेंगे तो फिर हमें तो इधर ही देखना है ना, हमें कहीं तो देखना है, हमने अपने मुल्क को बचाना है, हमने मुल्क को छोड़ के तो नहीं जाना। तो अगर आपके मुल्क के अंदर आ जाता है आपके फिर IPPs की बात, फिर ये IPPs आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, हर जगह पे डिस्कस हो रही हैं। IPPs की भी बात हुई वहाँ पर के भी, लेकिन उस पे थीम क्या था? उस पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस पे ये जवाब दिया गया कि जब वो मुआहदे किए गए तब 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। तो उस वक़्त वो फैसले करने पड़ते थे। अगर वो फैसले ना किए जाते तो शायद ये आज हम इस हालत में ना होते। तो देखें, अगर तब वो फैसले किए गए, अब क्यों किए गए, कैसे किए गए, तो हमें अब भी करेक्ट करना है। अब भी हमारे पास पानी है। देखें, हम बार बार क्या कह रहे हैं कि आज भी क्या हमने हाइडल की तरफ हम गए हैं, हमने वाटर रिजर्वॉयर्स पे बात की है, हमने क्या डैम्स पे बात किया है। हम क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होने वाले वैसे मुल्क हैं जिसकी कंट्रीब्यूशन 0% है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा अफेक्टिंग हैं, हमने फिर भी कुछ नहीं किया। तो ये तो हमने करना है ना जी। तो ये तो अगर ऐसा एक हुक्मरान आ गया है, अगर हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी आई है, अगर हमारे सिपा सलार ऐसे हैं, और मैंने अल्फाज भी यहाँ से शुरू किए कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे सिपा सलार ने हम बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर ट्रस्ट को शो किया है और हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात नहीं, वो कहते हैं मुलाकातें तो बाजवा साहब भी किया करते थे। वैसे मेरी तो उनके साथ पहली मुलाकात। अच्छा, आपकी नहीं, उससे पहले नहीं थी? मेरी इससे पहले अच्छा, किसी आर्मी चीफ के साथ, किसी आर्मी चीफ के बतौर एज इंडस्ट्रियलिस्ट या उनके नुमाइंदे के तौर पे आपकी नहीं थी? पहली मुलाकात थी। और जब हमारी मीटिंग खत्म हो गई तो फिर एक और वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि SIFC के मुताल्लिक कोई भी बिजनेस कम्युनिटी या चैम्बर इस पर कोई प्रेजेंटेशन चाहता है तो हमें बताइए, हम देने को तैयार हैं। और मैं आज के प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ कि कल दोबारा हेडक्वार्टर्स में बिज़नेस कम्युनिटी को इनवाइट किया गया है और हमने नॉमिनेशंस भेजी हैं लाहौर चैम्बर ने, जिसमें
SIFC के ऊपर प्रेजेंटेशन है और वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी को प्रेजेंटेशन दी जा रही है कि किन किन सेक्टर्स में है, क्योंकि ये सिर्फ फॉरेनर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये लोकल इन्वेस्टर के लिए भी हमारी SIFC में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कहते हैं ना घुल मिल जाना, वो सबसे हाथ मिला रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी। फिर जब चाय पे गए तो वहाँ भी वो हर एक की बात सुन रहे थे, जो बहुत, यानी क्या कहने का बड़ी इनफॉर्मल किस्म की और बड़ी खुली डुल्ली और सारी वो गुफ्तगू, कोई प्रोटोकॉल्स ऐसे। और कुछ आपकी तजवीज़ पे भी दोबारा मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो अगर लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट जो हैं काशिफ अनवर साहब, इनकी तजवीज़ के ऊपर वाकई इंतखाबात डिले हो जाते हैं, तो ये चार्टर ऑफ इकॉनमी किस किस्म का चाहेंगे, क्या चाहेंगे उसमें, इस ब्रेक के बाद। हर जुर्म के पीछे छुपी एक कहानी है। लाहौर के इलाका बदामी बाग में 5 साला मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया गया। आज से 30 साल कबल खूनी दुश्मनी शुरू हुई, देखते ही देखते 14 अफराद की जिंदगियां निकल गई। 8 अफराद को मुख्तलिफ मुकामात पर मौत के घाट उतार दिया गया। दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने 28 साला माजूर लड़की को अगवा करने के बाद ज्यादती की और फिर कत्ल कर दिया। देखिए प्रोग्राम तफ्तीशी हर जुमा और हफ्ता रात के 9:05 पर सिर्फ लाहौर रंग पर। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से। आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने ताजरों से, सनतकारों से मुलाकात की। बड़े बड़े नाम वहाँ पर मौजूद थे, जो हर कोई अपनी जगह पे एक कामयाब फ़र्द है और समझता है कि वो मुल्की मसाइल के हवाले से, तरक्की के हवाले से बड़ी तजवीज़ रखता है। वो तजावीज़ दी भी गई। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और आपने मुलाकात में ये तजवीज़ थी कि हमें इंतखाबात नहीं चाहिए, हमें इंतखाबात नहीं चाहिए, और हमें इससे पहले आर्मी चीफ जो हैं वो रोल प्ले करें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाएं और वो चार्टर ऑफ इकॉनमी करवाएं। काशिफ साहब, ये तो आप पे बड़ी जमहूरियत पसंदों की तरफ से, जो, और मैं ख़ुद भी जमहूरियत पसंद ही हूँ, बड़ी तनकीद हो सकती है आप पे। देखें, वो मैं मुस्कुरा रहा हूँ जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे थे, क्योंकि मुझ पर यह भी इल्ज़ाम है कि शायद लाहौर चैम्बर का इलेक्शन भी मेरी वजह से ही नहीं हो रहा। तो अब आपने मेरे ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा दिया है। नहीं, वो दो साल के लिए जो आगे किया गया था, फिर वो सारे का सदर तो 2 साल के लिए ही है इंशाल्लाह, लेकिन कि भाई शायद मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन ना हो, और अच्छा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, DGTO सब के पीछे मैं ही हूँ। अच्छा। तो अब आपने मेरे ऊपर दूसरा इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान का इलेक्शन भी रुकेगा तो मेरी वजह से रुकेगा। बात यह है कि ये मौक़िफ़ हमारा आज का नहीं है। ये मौक़िफ़ इस्लामाबाद चैम्बर्स ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, वहाँ पर 54 चैम्बर्स थे। हमारा मुश्तरका इलामिया था तमाम चैम्बर्स का, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि वी डोंट नीड इलेक्शंस, वी नीड चार्टर ऑफ इकॉनमी फर्स्ट। तो ये हम तमाम चैम्बर्स का, बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा, मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का है। मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे इस्लामाबाद चैम्बर के कन्वेंशन में ये फैसला हुआ था कि पहले हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहिए है, उसके बाद हमें इलेक्शन चाहिए। तो मैंने तो उसी स्टेटमेंट को किया, और मैं तो ये स्टेटमेंट बड़ी देर से दे रहा हूँ उस स्टेटमेंट के साथ कि जिस तरह मैं ये भी मांग रहा हूँ कि हमें डॉलर्स की एमनेस्टी दी जाए, हमें ग्रे इकॉनमी को वाइट करने के लिए कोई इंसेंटिव्स लिए जाएँ। तो ये भी उन्हीं इकॉनमी को बिल्ड करने और बूस्ट करने के लिए ये वन ऑफ द मेजर है कि आप पहले ये फैसला करें। देखिए, कब एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी में होना क्या चाहिए। देखिए, सारे एस्पेक्ट्स आएंगे कि आपने उसको अपने टैक्स के कल्चर को कैसे लेके चलना है, आपने अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको कैसे लेके चलना है, बैंकिंग को कैसे लेके चलना है। हमने लाहौर चैम्बर ने एक पेपर तैयार किया है चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, और हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो पेपर भेजा है कि आप इस पे हमारे साथ बैठें और बताएं, और अपने जो आपके इंतखाबात में आप अपना लाए अमल देंगे में उसमें शामिल करेंगे कि आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ क्या होगी। आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है,
आपने इंपोर्ट्स को कम करना है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। अच्छा, इसके नतीजे में अगर कोई इस किस्म की मूव होती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करने के लिए या डिले के लिए, ये कितना डिले हो सकता है इलेक्शन? सर देखें, मुझे क्या पता कि कितना डिले हो सकता है, लेकिन ना पहले हुआ चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन, लेकिन ये हमारा जमहूरी हक है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत चले, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री का पहिया चले, रोज़गार। हम ये क्यों कहते हैं, मैं अब ये कह रहा हूँ हर प्लेटफॉर्म पे कि हम अपने फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वाई? हमारी स्किल्ड लेबर को हमारे मुल्क के अंदर काम करना चाहिए, हमारे स्किल्ड लेबर को हमारी मुल्क की इंडस्ट्री को चलाना चाहिए, हमारे यहाँ पर बैंकिंग को इतना डेवलप होना चाहिए कि हमें बाहर कोई बंदा भेजना ही ना पड़े। आपके मुल्क के अंदर इतने हॉस्पिटल्स होने चाहिए कि आपके डॉक्टर्स एंड नर्सेज आपके मुल्क के हॉस्पिटल्स को सर्व करें, आपके मुल्क के आपके बैंक्स इतने होने चाहिए कि बजाय, मैं रिपीट चाहूँगा, इलेक्शन की बजाय चार्टर ऑफ इकोनॉमी, पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी फिर इलेक्शन, ये आपका मुताबिक? उसके जवाब में आर्मी चीफ ने क्या कहा? मुस्कुराहट, बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी, कमेंट कुछ नहीं किया, कमेंट कोई नहीं किया, बट नोट वो कर रहे थे। और वो ना सिर्फ मेरा, वो हर एक का पॉइंट नोट कर रहे थे, उन्होंने पॉइंट नोट किया है। अब इलेक्शंस किस वक्त? अच्छा, एक अंदर की बात, वहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं सारी जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों के नाम लिए गए? मुझे याद नहीं है, लेकिन लिए गए। अच्छा। कुछ नाम लिए गए, लेकिन मुझे, तो मैं और क्या ऑन एयर अपनी एक स्टेटमेंट दूं, लेकिन मुझे नाम भूल जाते हैं। अच्छा, आपको नाम आपको याद नहीं है? मुझे नाम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ देखें मैं नहीं। अच्छा, पसंदीदा लोगों के नाम लिए गए, नापसंदीदा लोगों के, ये गलत किया, फलां ने गलत, नाम नहीं आप बता रहे, लेकिन रेफरेंस में उन्होंने कुछ नाम लिए। लेकिन देखें, मैं फिर बार बार बात ये कर रहा हूँ, नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे की हालत में हो। आगे सियाको सबाक भी चेक कर लेना कि पहले क्या है बाद में क्या है। कुछ जब आप 2-3 घंटे 3-3.5 घंटे जब आप चलती रहती है करते हैं, तो आप बहुत सी बातें कर जाते हैं। तो अगर मैं किसी पूरी डिस्कशन में से एक फिक्रा उठा के बाहर ला के रख दूं कि उन्होंने ये कहा, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादती वाली बात है। और वो डिस्कशन हो रही थी, मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो मेन था वो यही था कि जो इस पूरी मुलाकात, क्योंकि हम प्रोग्राम के आखिर में बढ़ रहे हैं, इस पूरी मुलाकात के बाद आपके ज़हन में क्या खाका बनता है अपनी? क्योंकि हमारी मईशत, दावे हम बहुत करते रहे, इवन नवाज शरीफ साहब के दौर में इकॉनमी की बढ़ोतरी की बात की गई, इमरान खान साहब अपने तौर पे इसकी एक तशरीह करते थे कि हमने ये बेहतर कर लिया, कोरोना आ गया, फलां हो गया। इसहाक डार साहब की वापसी की बात बड़ी खूबसूरत की कि उन्होंने पाकिस्तान का और सऊदी अरब के रेफरेंसेस दिए। उन्होंने ये कहा कि ये दोनों मुल्क कलमे पे बने हैं, ये दोनों मुल्कों का मतलब भी एक ही है, पाक यसरब और पाकिस्तान। उन्होंने ये रेफरेंस भी दिया। मैं भी एक तकरीब में इस हद तक रेफरेंसेस दिया उन्होंने। जी, मैं भी एक तकरीब में गया था और उन्होंने जो था पाकिस्तान की रिजेम्बलेंस जो थी मदीना के साथ, यसरब से जब उसका नाम तब्दील हुआ, और तैयबा उन्होंने कहा था, रियासत मदीना नहीं, असल लफ्ज़ नाज़रीन उन्होंने जो कहा था, मुझे मैं उसको पूरा बयान कर देता हूँ जो मैंने खुद सुना था। उन्होंने कहा था कि कलमे की बुनियाद पर 2 रियासतें आज तक बनी हैं। एक रियासत मदीना, यसरब उन्होंने नाम लिया था, और उसके बाद उन्होंने कहा था मदीना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मदीना का मतलब है शहर, और उन्होंने कहा कि इसको तैयबा, रियासत तैयबा। और इसी तरह जब पाकिस्तान का हम देखते हैं, नाम लेते हैं, तो पाकिस्तान भी पाक लोगों के रहने की जगह, तो ये दोनों का मतलब भी एक है, दोनों कलमे की बुनियाद पर बनी है। कहा कि ये दोनों 27 रमजान को बने थे, ये बात भी शायद हुई। अच्छा, अब आप वापस आ जाएंगे उसी सवाल के ऊपर कि आपको पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर, क्योंकि बातें बहुत होती रही, पहले भी दावे भी होते रहे, इकोनॉमिक फ्यूचर इन तमाम जो इनिशिएटिव वहाँ पर बयान किए गए, क्या नज़र आ रहा है? मैं तो जी सिर्फ उनकी ज़िंदगी, लंबी उम्र और अल्लाह ताला से उनके लिए इस्तकामत और हिम्मत ताकत की दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत ताकत इस्तकामत दे कि जो वो चाहते हैं पाकिस्तान को जहाँ पर लेके जाना, और जो हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को हम अमंग द टॉप 5 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ले जाए। अल्लाह खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब हमारे साथ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट। एक बड़ी अहम मुलाकात, एक आप ये समझ लें कि आइंदा के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, किस तरह उससे चलना है, उसके हवाले से मुलाकात थी, उसकी तफसीलात से आपको यहाँ पर आगाह कर रहे थे। मैं उनकी आमद पर उनका मशकूर हूँ। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।